Yeah, today I have a very important novel of जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है जिसका नाम है मिडिल मार्च। मिडिल मार्च पूरा नाम उसका है मिडिल मार्च आई स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो विक्टोरियन इरा था, उस विक्टोरियन इरा में तीन नॉवलिस्ट ऐसे हैं जो बहुत फेमस है। एक तो आपके रीजनल नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी, एक दूसरे हैं चार्ल्स डिकेंस जो रियलिस्टिक पैटर्न पर नॉवेल जिन्होंने लिखा है, और एक आपकी जॉर्ज इलियट है। इवन विलियम मैकपीस ठाकरे भी थे जो हिस्टोरिकल नॉवेल वगैरह लिखे हुए हैं। लेकिन जब भी आप बात करेंगे कि एडी नावेल रिटेन ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, और जो प्रोविंशियल लाइफ है या जो प्रोविंशियल इंग्लैंड है, जो रूरल इंग्लैंड है, जब आप उसकी बात करेंगे तो दो नॉवलिस्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है। एक तो आपके टॉमस हार्डी और दूसरे आपकी जॉर्ज इलियट। लेकिन उसमें भी फीमेल नॉवलिस्ट में इनका अपना कंट्रीब्यूशन मैचलेस है। इनका जो ओरिजिनल नेम था मेरी एंड इवांस, वी ऑल नो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती है। और जॉर्ज इलियट के नाम से लिखने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि उस समय इतनी फ्रीडम औरतों को नहीं थी कि वो डायरेक्ट लिखे, या उनके द्वारा लिखी गई चीज को जो है बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था। बाद में इसी नावल को दुनिया की बेहतरीन नावल में शुमार किया गया। तो इस नावल का थीम क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उसकी स्टोरी क्या है, ऑल दीज थिंग्स आई विल डिस्कस विद यू। लेकिन उस पर आने से पहले मैं इस पेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंडर व्हाट सिचुएशन दिस नॉवेल हैज बीन रिटेन, या किन किन परिस्थितियों को लेकर के ये नावल डील करता है। सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो विक्टोरियन एज था वह एज ऐसा था जो रिफॉर्म बिल का एज था। जो विक्टोरियन एज था वह एज ऐसा था जो कि रेलवे के आने का एज था। वह एज ऐसा था जिसमें किंग विलियम फोर्थ का असेशन भी होता है। और इसके अलावा उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेडिकल के फील्ड में भी हो रहे थे। जो मेडिसिन वगैरह नई नई आ रही थी और लोगों के बीच में उसका यूज हो रहा था। तो लोगों का नेचर क्या था, उनका ओपिनियन क्या था, हाउ डिड दे रिएक्ट, उनका रिएक्शन क्या था। जो मेडिकल के फील्ड में तमाम एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उन सारे बिंदुओं को लेकर के जॉर्ज एलियट ने बहुत ही खूबसूरत नावल लिखा हुआ है। और मेरी अपनी नजर में ये नावल काफी हद तक कल्चरल स्टडीज को भी प्रेजेंट करता है। तो इस नावल में अगर आप इवेंट को देखेंगे, जिस समय जॉर्ज इलियट का जो समय रहा है, जॉर्ज इलियट का जो टाइम था, उस समय जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यू फाइंड कि शी हैज मेंशन इट इन हर नॉवेल्स। तो एक बड़ा चेंज क्या था, 1832 में रिफॉर्म एक्ट, रिफॉर्म बिल पास किया गया था। वी ऑल नो कि फर्स्ट रिफॉर्म बिल इंग्लैंड में पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ओनली टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। जो गरीब लोग थे उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 1832 में एक रिफॉर्म बिल पेश किया गया था। वह समय ऐसा था जब रेलवे के आने का समय था। इसका भी रिफ्लेक्शन आपको नॉवेल में मिलेगा। किंग विलियम फोर्थ का असेशन होता है, इसका भी रिफ्लेक्शन आपको नॉवेल में मिलेगा। और मेडिसिन ऑफ द टाइम एंड रिएक्शनरी व्यूज इन अ सेटल्ड कम्युनिटी फेसिंग अनवेलकम चेंज। उस समय जो आप कह सकते हैं कि मिडलैंड या जो मिडिल मार्च जो जगह है, उसी को लेकर के वहां के लोगों के बीच में कुछ डॉक्टर लिगेट का आना होता है, लिजेट का। और वो जो है अ, कैसे हॉस्पिटल खोलते हैं या डॉक्टरी करते हैं या मेडिसिन का यूज करते हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या है ये बताता है कि विक्टोरियन एज में when some experiments had been done especially in the field of medicine, then what was the response of the people, लोगों का रिस्पांस क्या था, how did they react, were they ready to welcome these changes or did unwelcome, they unwelcomed it। तो ये एक चीज है कि उस समय जो मेडिसिन के फील्ड में तमाम प्रयोग हो रहे थे, या और भी तमाम एक्सपेरिमेंट्स, तमाम इनोवेशन साइंस के फील्ड में हो रहे थे, तो लोग उस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, उस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। ये तो थीम को लेकर के, थीम का मतलब कि जो एक रियल घटना उस समय हुई थी, उसको लेकर के मैंने ये पॉइंट्स बताया है।
अब उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इस नावल के जो पब्लिशर है विलियम ब्लैकवुड एंड सन्स है। कभी कभार यूजीसी नेट पे पब्लिशर भी पूछ लिया जाता है। इस नावल से पहले, मिडिल मार्च से पहले जो नावल आई हुई है जॉर्ज इलियट ने जो लिखा है, उसका नाम है फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल। तो नावल वाज प्रीसीडेड, नावल वाज प्रीसीडेड, इसका मतलब कि मिडिल मार्च से पहले का जो नावल है उसका नाम फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल है। नावल वाज फॉलोड बाई, इस नावल के बाद जो नावल आता है उसका नाम है डैनियल डी रोंडा, 1874 और 76 में। तो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो अबाउट दिस नावल कि इस नावल में इन इन घटनाओं का रिफ्लेक्शन है। इसके पब्लिशर ये है। इससे पहले जो नावल आई उसका नाम फेलिक्स हॉल द रेडिकल रहा है और ये नावल फॉलोड होती है इसके बाद जो नावल आती है डैनियल डी रोंडा 1874-76 में। अब मैं पेज को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ किन किन चीजों को लेकर के ये नावल लिखा गया है। इस नावल में विक्टोरियन एज में स्टेटस ऑफ वुमन क्या है, औरतों की क्या स्थिति है, स्टेटस ऑफ वुमन क्या है, जो मेल सोसाइटी है, जो पैट्रियार्की है, वो कितना औरतों को सम्मान देती, कितना उनको रेस्पेक्ट देती है, उसको भी लेकर के बात की गई। तो स्टेटस ऑफ वुमन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो विक्टोरियन एज के सोसाइटी में रहा और इस थीम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस नॉवेल का एक इंपॉर्टेंट थीम बनता है। दूसरा नेचर ऑफ मैरिज को लेकर के कि जब अगर कम उम्र की लड़की किसी बड़े या उम्र दराज लोगों से शादी करती है तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, या उनको अपने पसंद से शादी करने की कितनी इजाजत रही है, इसको भी लेकर के तमाम चीजें आदर्शवादिता के नाम पर और सेल्फ इंटरेस्ट के नाम पर, रिलीजन है, हिपोक्रेसी है, पॉलिटिकल रिफॉर्म और एजुकेशन, ये सारे बिंदु है जिनको की नॉवेल में लिया गया है या बताया गया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इसके बाद आपको जब मैं स्टोरी बताऊंगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको थीम स्टेटस ऑफ वुमन नजर आता है, कहाँ पे नेचर ऑफ मैरिज नजर आता है, कहाँ पे आपको आइडियलिज्म सेल्फ इंटरेस्ट नजर आता है, रिलीजन। थोड़ा सा स्टोरी उसकी जो है कॉम्प्लिकेटेड है, 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और द होल स्टोरी मूव्स अराउंड 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उन चारों की अपनी अलग नेचर है और अलग कहानी है और उनकी लाइफ में जो उनकी वाइब्स आती है उनका भी नेचर समथिंग डिफरेंट है। ये सारी की चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद मैं आता हूँ फर्स्ट पेज पर। मैंने आपको बताया कि जो नावल है जॉर्ज इलियट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलर नावल है। जॉर्ज इलियट का रियल नेम मैरी एन इवांस था। जो नावल है 1869 और 71 में लंदन इंग्लैंड में लिखा गया। ये तो लिखने की डेट है, लेकिन कभी लिखने की डेट वगैरह नहीं पूछा जाता। जब भी पूछा गया पब्लिशिंग डेट से मतलब होता है। तो पब्लिश्ड इन 1871-72, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नावल है 1871-72 में पब्लिश हुआ और 8 इंस्टॉलमेंट्स में आया। 8 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब कि 8 वॉल्यूम में आया है। जर्नल्स में भी या हो सकता है मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में उसकी छोटी छोटी कहानियां आती रही है। तो जो नावल का जो पब्लिशिंग डेट है 1871-72, वी हैव टू रिमेम्बर। इससे पहले जो नावल आया था फेलिक्स, जैसा अभी मैंने बताया था, उसका डेट, वो सब चीजें। और ये कितने इंस्टॉलमेंट में आया, 8 इंस्टॉलमेंट्स में आया है। नावल का जो सेटिंग है 1829 और 32 के बीच का, जो मैंने आपको अभी आपको बताया रिफॉर्म बिल की लेकर के बात की गई है, द असेशन ऑफ किंग को लेकर के उनका, उसको बात की गई है, रेलवे का और तमाम चीजें। तो ये सब जो बदलाव विक्टोरियन सोसाइटी में हो रहे थे वो 29 से 32 से सारी चीजों को लेकर के रखा गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप नावल में इन बदलाव को देखते हैं या इन चीजों को देखते हैं तो नावल का जो सेटिंग है वो एक फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन है जिसका नाम मिडिल मार्च है। इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल मार्च कोई वास्तविक ऐसा प्लेस नहीं या रियल प्लेस नहीं है, बल्कि एक फिक्टिटियस प्लेस है, एक काल्पनिक जगह है। जो इंग्लिश का जो मिडलैंड टाउन है लगभग उसको लेकर के या वह इसके सिमिलर बनाया गया या दिखाया गया और ये प्रोविंशियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एंड द changes which took place during Victorian era
उस जगह को ध्यान में रख करके दिखाया गया, लेकिन वो चेंजेस पूरे विक्टोरियन समाज में स्पेशली मिडिल क्लास का क्या रिएक्शन था उसको लेकर के दिखाया गया। अब मेन बात शुरू होती है कि ये नॉवेल का जो मुख्य कहानी है, जो मुख्य कैरेक्टर्स है, वो क्या क्या है। द नॉवेल मूव्स अराउंड फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। एक कैरेक्टर है डोरोथी, और डोरोथी, अगर मैं ये कहूं कि डोरोथी इज द वॉइस ऑफ जॉर्ज इलियट, जो डोरोथी है ये जॉर्ज इलियट की आवाज है, या जॉर्ज इलियट ने अपनी बातों को डोरोथी के माध्यम से रखा है, तो देयर इज नो एग्जैजरेशन और हाइपरबोली। एक दूसरा कैरेक्टर है डॉक्टर लीजेट, ये है। तीसरा कैरेक्टर है फ्रायड, और चौथा कैरेक्टर है बल्स ट्रॉट। ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमें समझना है, और इसी चारों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को लेकर के जो स्टेटस ऑफ वुमन है, द पार्टिकुलर चेंजेस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग विक्टोरियन इरा, वी सी दीज थिंग्स थ्रू दीज कैरेक्टर्स। इनका अपना जो रिलेशनशिप है या जो फैमिली लाइफ है, इन सारी चीजों को लेकर के दिखाया गया है। एक पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो हम लोग कहानी शुरू करते हैं किसका, डोरोथी का शुरू करते हैं, उसी से सारी चीजें लिंक होती जाएंगी। जो डोरोथी है वो 19 इयर्स ओल्ड, आप कह सकते हैं कि एक लड़की है, बस शी है सम विजन एंड मिशन, उसका कुछ विजन और मिशन है। 19 साल की है और उसका विजन और मिशन है। उसका विजन और मिशन क्या है, वह जो है जो विक्टोरियन एज के जो किसान है उनके लिए वह काम करना चाहती है और एक बड़े प्रोजेक्ट को लेना चाहती है। उनके लिए वह कॉटेज वगैरह बनाना चाहती है, क्योंकि विक्टोरियन एज में फार्मिंग एक प्रॉब्लम रही है, फार्मर्स के अपनी इश्यूज रहे हैं, लेबर्स के अपनी इश्यूज रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स के अपनी इश्यूज रहे हैं, और ये सारी इश्यूज हमें देखने को मिलता है। चाहे बाद में आपके जो ड्रामेटिस्ट भी है और नॉवलिस्ट भी है जॉन गाल्सवर्दी, उनके नॉवेल में या उनके ड्रामा में हमें खास करके फैक्ट्री वर्कर्स के इश्यूज देखने को मिलते हैं। और उसके पहले अगर आप देखेंगे नॉवेल, चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में भी एजुकेशन सिस्टम, पिक पॉकेटिंग, बोर्डिंग स्कूल का सिस्टम, वो सभी इश्यूज देखने को मिलता है। ऐसे ही मिडिल मार्च में किसानों की प्रॉब्लम्स को और उस समय का जो रिलीजियस जो रिलीजन है उसको लेकर के या रिफॉर्म बिल को लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के बातें उठाई गई है। इन्हीं बातों को सबसे पहली जो कैरेक्टर जिसको मैं कवर कर रहा हूँ दैट इज डोरोथी। डोरोथिया जो है 19 साल की है। मैंने बताया कि उसका एक अपना विजन है, मिशन है, और इस लाइन को पढ़ने की जरूरत है कि डोरोथिया इज अबाउट 19 इयर्स ओल्ड, वाज टू डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर द पुअर पीपल। वह कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, और वो गरीब लोग कौन है, वो किसान है, उस सोसाइटी का जो किसान है, लेबर क्लास है, उसके लिए। और डोरोथी अपने अंकल मिस्टर ब्रूक के साथ रहती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि मिस्टर ब्रूक एक कैरेक्टर है, और यह मिस्टर ब्रूक कौन है, ये अंकल है। किसके अंकल है, डोरोथी के अंकल। लेकिन मिस्टर ब्रूक अनमैरिड है, और मिस्टर ब्रूक का अपना नेचर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों उनका नेचर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि मिस्टर ब्रूक जो है डोरोथी के विजन और मिशन को कभी भी इनकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज करते हैं। ये लाइन मैंने लिखा भी है कि डोरोथी, जस्ट यू विल कम टू नो, कि अपने अंकल मिस्टर ब्रूक के साथ रहती है जो डिस्करेजेस करते हैं, डिस्करेजेस हर। बट एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है मिस्टर जेम्स, सर जेम्स, एक दूसरा कैरेक्टर है जो डोरोथी की लाइफ में आता है। और जो मिस्टर सर जेम्स है, ये उसके जो है विजन या मिशन को इनकरेज करते हैं। तो जो सेंटर में है वो कौन है, डोरोथी है। डोरोथी कितने साल की है, 19 इयर्स ओल्ड है। 19 इयर्स ओल्ड है, वह कुछ करना चाहती है। टेलिंग यू कि जो डोरोथी है 19 years old है, she was to do something, she was to do some extraordinary things for the poor people, especially peasants or farmers of Victorian era। लेकिन कोई भी काम करने के लिए कुछ लोग, कोई भी, इफ एनीवन,
उसमें यहाँ पे दिखाया गया कि जो ह्यूमन नेचर है वह कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ लोग आपके उस काम को सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में हो सकते हैं। तो जो अगेंस्ट में है, जो उसको डिस्करेज करते हैं, उसके अंकल मिस्टर ब्रूक है। जो इनकरेज करते हैं वो जो है सर जेम्स नाम की एक आदमी है, वो उसके ड्रीम को इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी। आप अपने ड्रीम को, अपने विजन को वास्तविकता के धरातल पर उतारो। तो ये पार्टिकुलर चीज कौन है? डोरोथी का है। इवन जो जेम्स है, जेम्स जो है डोरोथी को लव भी करते, उसके साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन डोरोथी कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं है। किसके साथ? जेम्स के साथ। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन जेम्स। बाद में चीजें बदलेगी, अपनी जगह है। अभी तक जो शुरू में नॉवेल में होता है वह जेम्स में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही जेम्स की सलाह को वह सीरियसली लेती है। अब उसके बाद एक और कैरेक्टर की एंट्री है, जो कैरेक्टर है चौथा, दिस कैरेक्टर काजाउबॉन। काजाउबॉन, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। काजाउबॉन, और जब भी आपको स्टोरी समझना तो आपको ये समझना है कि ये स्टोरी काजाउबॉन वर्सेस डोरोथी बनेगा। काजाउबॉन वर्सेस डोरोथी। काजाउबॉन एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है और 45 साल के हैं। ये जो है डोरोथी की लाइफ में आते हैं, काफी इंटेलेक्चुअल है, और इवन इनकी इंटेलेक्चुअलिटी से डोरोथी इतना मुतासिर होती, इतना इन्फ्लुएंस होती है कि डोरोथी उनकी उम्र का ख्याल ना करते हुए उनसे मैरिज कर लेती है। और जब डोरोथी इनसे मैरिज करती है तो फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि व्हाट हैपेंड डोरोथी, शी इज ओनली अबाउट 19 इयर्स ओल्ड एंड व्हाट शी फाउंड इन काजाउबान, व्हाई डिड शी मैरी काजाउबान। काजाउबान से उसने मैरिज क्यों किया? तो काजाउबान एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और इवन डोरोथी उनसे इतना मुतासिर है कि उनके अंदर वह जॉन लॉक जैसे आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअलिटी को देखती है। जॉन लॉक तो बड़े फिलोसफर्स रहे हैं, तो काजाउबान जो है एक तरह से डोरोथी के लिए क्या है? जॉन लॉक है। इस तरह की चीजें। उनकी उम्र कितनी है? 45 ईयर्स। तो विक्टोरियन एज में एक हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि डोरोथी हैज फ्रीडम टू चूज हर स्पाउस और हर बेटर हाफ। अपना बेटर हाफ चुनने को उसको आजादी है। और वो जो है जब उनसे मैरिज करती है तो शी डजंट सी कि दैट शी इज अबाउट ही इज अबाउट 45 इयर्स ओल्ड और उससे आधे से ज्यादा उम्र में बड़े हैं। इन सब चीजों को नहीं देखती है, केवल उनके अंदर एक चीज को देखती है कि वो इंटेलेक्चुअल है और मेरा जो विजन और मिशन है उसको प्रूव करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो डोरोथी के लिए सबसे ज्यादा मायने क्या है? उसका विजन और मिशन, कि शी वॉज टू डू समथिंग। लेकिन जब उसकी मैरिज हो जाती है तो मैरिज के बाद उसको पता चलता है कि यह फैसला उसका गलत रहा। किसको पता चलता है? डोरोथी को। डोरोथी कम्स टू नो दैट शी हैज टेकन रॉन्ग डिसीजन मैरिंग विद काजाउबान। क्यों? काजाउबान का नेचर ये है कि वह डोरोथी को एक वाइफ के रूप में ना ट्रीट करके बल्कि सेक्रेटरी के रूप में ट्रीट करता है। और आप जानते हैं कि जो भी सेक्रेटरी होता है वह अटेंडेंट ही होता है, वह कभी पार्टनर नहीं बन सकता है। तो काजाउबान जो है डोरोथी को अपना पार्टनर, बेटर हाफ, वाइफ के रूप में ना देख करके केवल उसको जो है सेक्रेटरी के रूप में करते, और उसके ड्रीम या विजन से उनको कोई मतलब नहीं, किसी तरह की उसको हेल्प नहीं करते। आज भी उसका ड्रीम और विजन वहीं पे रह गया है, और जिस मकसद से उसने उनका हाथ पकड़ा वह मकसद भी अधूरा है। इसका मतलब कि डोरोथी और काजाउबान का जो लाइफ है, या जो उनके जीवन की जो जीवन में जो खुशियां आनी चाहिए वह नहीं है, और वे एक दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, या दोनों एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। स्पेशली काजाउबान, यह इंडिकेट क्या करता है? मेल सोसाइटी का, पैट्रियार्की का, कि कभी भी जो पैट्रियार्की का लोग है या जो डिसीजन मेकर है, जो हस्बैंड है, वह अपने इक्वल वाइफ को नहीं लाना चाहते। ये विक्टोरियन एज का एक पॉइंट था जो आपको इस रिलेशन में देखने को मिलेगा। और इस पर्सपेक्टिव से आप जेंडर स्टडीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काजाउबान का क्या रोल रहा है। एक नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस मैरिज डोरोथियन वर्सेस काजाउबान। जस्ट गिव मी क्विक रिस्पांस कि क्या इतनी बातें समझ में आपको आ गई? तो मैं आगे बढ़ूं Yes, sir. Yes. या You सबको are इतनी getting? चीजें क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, नाउ
यू सी दिस इज द सेकेंड पेज। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेगा। एक मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर जो सर जेम्स है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि सर जेम्स जो है शुरू में इंटरेस्टेड है। किससे इंटरेस्टेड है? सर जेम्स जो है इंटरेस्टेड रहे हैं डोरोथी में, और सर जेम्स डोरोथी की विजन और मिशन की कद्र करते हैं, लेकिन डोरोथी कहीं से भी सर जेम्स को के एडवाइस को बड़ी लाइटली लेती, कोई उनको इंपॉर्टेंस नहीं देती है। सर जेम्स की मैरिज जो है सीलिया नाम के कैरेक्टर उसमें उसके साथ हो जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपके समझ में आता है। तो एक स्टोरी जो चल रही है वह कौन सी स्टोरी है? डोरोथी और काजाओबान का। वहां पे इसी स्टोरी में मैं आपको बता दूं कि काउजाबान जो है काम बहुत ज्यादा करते हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। काजाओबान का एक कंडीशन ये आती है कि काजाओबान का हार्ट अटैक होता है जब वो अपने पहले मतलब आप कह सकते हैं कि जब वो डोरोथी के साथ हनीमून पर गए हुए हैं, वहां से वापस आते हैं तो उनको हार्ट अटैक होता है। और काजाओबान को ये डर है कि डोरोथी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद किसी से शादी कर ले, इसलिए वो जो है मरने से पहले एक सब अपनी संपत्ति आ, किसको मिलना चाहिए वो लिखते हैं एक बॉन्ड पेपर पे कि मेरे मरने के बाद अगर मेरी पत्नी किसी से शादी कर लेती है तो मेरी संपत्ति में से उसको एक भी पैसा ना मिले, उसको एक भी पैसा। तो ये भी एक नेचर काजाओबान का आपको ध्यान में रखना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट के पेशेंट है, तमाम चीजें उनके साथ दिक्कतें हैं, हार्ड लेबर भी करते हैं, बट उनके साथ एक कॉम्प्लिकेटेड नेचर है कि वो किसी भी तरह से डोरोथी को वो सम्मान नहीं देते, वो चीजें नहीं देते जितना की जरूरत है, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे उसके विजन या विशन का मामला। तो ये भी एक पॉइंट रहा है। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि सीलिया मैरिड सर जेम्स, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे एक और चीज आता है और वो क्या है कि विल विल लेडिस्ला cousin of काजाउबान रिस्पेक्ट डॉक्टर लीडगेट एंड हिज नॉलेज। अब जो है एक कैरेक्टर आते हैं डॉक्टर लीजेट, इनको जानना आपको जरूरी है। व्हाट आई वांट टू से कि जो डॉक्टर लीजेट है ये काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, डॉक्टर है, और जो मिडिल मार्च जो जगह है वहां पर लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, हॉस्पिटल इनके खोलने में और भी लोगों ने मदद की है। लेकिन जो वहाँ के लोगों का रिस्पांस है वो जो है अच्छा नहीं है, वहाँ के लोगों का जो रिस्पांस है वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर लीजेट को वो बहुत ज्यादा उस तरह का इम्पोर्टेंस नहीं देते या उनके वर्क को इम्पोर्टेंस नहीं देते जिस तरह का उनको मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग माई वॉइस? या ओके, सो आई वाज हाँ ब्रेक हो टेलिंग गया। कि जो डॉक्टर लीजेट है और उनके नॉलेज को अगर कोई आदमी सम्मान देता है तो कौन रहा था? विल लेडीज ला, कजिन ऑफ काउजाबान, ये करते हैं। तो डॉक्टर लीजेट का जैसे मैंने बताया कि विक्टोरियन एरा में मेडिकल के फील्ड में तमाम एक्सपेरिमेंट होते हैं, मेडिसिन के तमाम नई नई आती, इलाज के नए तरीके आते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल टाइप के लोग थे दे वर नॉट रेडी टू वेलकम दीज थिंग। तो ये बात किसके माध्यम से उठाई गई है? डॉक्टर लीजेट के माध्यम से ये चीज उठाई जाती है। अब उसके बाद एक चीज और आता है, एक कैरेक्टर मैंने लिखा कि विल लेडीज ला। विल लेडीज ला एक कैरेक्टर है और विल लेडीज ला एक आप कह सकते हैं कि कजिन देवर लगेंगे। किसके कजिन देवर लगेंगे? डोरोथी के। और विल लेडीज ला काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड है, किस भी इंटरेस्टेड है? डोरोथी भी इंटरेस्टेड है। जब डोरोथी के हस्बैंड काउजाबान का डेथ हो जाता है तो कुछ समय के बाद डोरोथी मैरिज कर लेती, किससे? लेडीज ला से मैरिज कर लेती है। इवन उसको पता है कि इस मैरिज के बाद उसको एक भी पैसा नहीं मिलेगा अपने हस्बैंड की संपत्ति में से, लेकिन अपने जीवन को बेहतर
अपने विजन और मिशन को कंप्लीट करने के लिए डोरोथी ये स्टेप उठाती है और अब एक बेहतर जीवन वह गुजारने लगी। तो डोरोथी की लाइफ में काज़ाओबान का आना, उनका मरना, प्लस एक भी पैसा संपत्ति में ना मिलना, यह एक एपिसोड है जो विक्टोरियन एज की एक मेंटालिटी को दिखाता, हस्बैंड की मेंटालिटी को। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि डोरोथी को फ्रीडम है कि वह मैरिज काज़ाओबान से की, काज़ाओबान के मरने के बाद लेडीज लॉ से की। लेकिन एक चीज है कि उस समय का जो कानून था, जैसा कि इन्होंने वसीयत कर दी थी कि मेरे मरने के बाद अगर मेरी पत्नी शादी करती है तो उसको एक भी पैसा ना मिले। तो ये जो विक्टोरियन एज का जो कानून रहा होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी इस वसीयत के माध्यम से देखने को मिलता है। और पितृसत्तात्मक जो समाज रहा है, उसकी सोच भी देखने को मिलती है। तो डोरोथी और काज़ाओबान का जो ये चीज है, इसे आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाकी लेडीज लॉ को आप देखते हैं, डॉक्टर लीजेट को भी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर लीजेट उस समय के जो एक्सपेरिमेंट्स है मेडिकल के फील्ड में, मेडिसिन वगैरह उन सब चीजों को लेकर के हुआ। एक और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँ, वो कैरेक्टर है मिस्टर फीदर स्टोन। वो उस सोसाइटी के, समाज के बहुत ही धनाढ्य आदमी है, काफी ज्यादा उनके पास पैसा है। और मिस्टर फीदर स्टोन ये अंकल है फ्राइड के। मिस्टर फीदर स्टोन इज द अंकल ऑफ फ्राइड। लेकिन फ्राइड जो है यह एक बिगड़ी औलाद है। आप कह सकते हैं कि फ्राइड का नेचर ऐसा है कि वो बहुत ही बिगड़ा है। कई बार यूनिवर्सिटीज में पेपर देने के लिए बैठता है लेकिन वो फेल हो जाता है। और फ्राइड ने क्या किया हुआ है कि फीदर स्टोन के नाम पर लोगों से बहुत सारा पैसा ले लिया, कर्ज में भी डूबा हुआ है। लास्ट में अगर आप देखेंगे कि मिस्टर फीदर स्टोन अपने पूरा जो मालिकाना जो चीजें थी वो फ्राइड के हाथ में चली जाती है। अपना घर जो है फ्राइड को दे देते हैं और फ्राइड की शादी बेरी से हो जाती है। और फ्राइड और बेरी ये दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन इस कैरेक्टर के आने का केवल एक मकसद है कि उसी समाज में कुछ ऐसे जोड़े भी हैं जिनके जीवन का कोई विजन नहीं, जिनके जीवन का कोई मिशन नहीं है। वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों की जो कमाई पर अपना जीवन गुजारते हैं। उस नेचर का आदमी फ्राइड और बेरी है। लेकिन एक दूसरी कैरेक्टर जिसे मैंने आपको शुरू में बताया, डोरोथी, उसके जीवन का एक मिशन है। शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, उनके लिए वो कुछ करना चाहती है। लेकिन जहां तक बात है फ्राइड की और बेरी का, ये दोनों स्वार्थी है। बेरी, फ्राइड शादी तो कर लेते हैं लेकिन दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि जब स्वार्थ होता है या आप लेजी है, इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो ये चीजें नजर आती है। ये तो फीदर स्टोन एक धनाढ्य आदमी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक और कैरेक्टर है जोशुआ रिग फीदर स्टोन, जो है ये ये एक इलिजिटिमेट सन है। इलिजिटिमेट सन है। जोशुआ रिग फीदर स्टोन एक इलिजिटिमेट सन है मिस्टर फीदर स्टोन के। जाते जाते मिस्टर फीदर स्टोन जब मरते हैं तो मरने से पहले ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी वसीयत कर देते हैं, किसको? जोशुआ रिग फीदर स्टोन को। यद्यपि इनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए इनके रिश्तेदार और फ्राइड ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन मिस्टर फीदर स्टोन की एक खासियत थी कि उन्होंने अपने इस इलिजिटिमेट सन के बारे में किसी को जीते जी बताया नहीं था। बाद में द पीपल कम टू नो कि दैट जोशुआ रिग फीदर स्टोन, इसका मतलब कि उस समाज में इलिजिटिमेट रिलेशनशिप था और उस इलिजिटिमेट रिलेशनशिप को लोग छुपाते थे। जैसे आज लिव इन रिलेशनशिप है या दिस थिंग्स वी सी, दिस थिंग्स वी फाइंड, तो दैट टाइम देयर वाज सच अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बट द पीपल पुट इट बिहाइंड द कर्टेन। लोगों ने इसको जो पर्दे के पीछे इस तरह के संबंधों को रखा। सो यू कैन जस्ट गेट इट हियर कि एक पार्टिकुलर चीज यहाँ पर आता है। तो जब जोशुआ रिग फीदर स्टोन मालिक बन जाते हैं पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी थी अपने फादर के मिस्टर फीदर स्टोन के, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए फ्राइड, बेरी और लोग भी लाइन में लगे हुए थे। ये चीजें रही थी। एक चीज मैंने थोड़ा सा पॉइंट को मैं यहाँ पे सुधारना चाहूंगा कि जो मैंने ये कहा था कि फीदर स्टोन ने अपने घर को दे दिया, फीदर स्टोन ने केवल हेल्प की थी फ्राइड और मेरी की। एक्चुअली में एक कैरेक्टर है ब्लड्स ट्रॉड। ब्लड्स ट्रॉड ने
अपना घर फ्राइड को दिया था और बाद में फ्राइड और मेरी जो है उसी घर में रहने लगे थे। तो फ्राइड का ना अपना कोई घर, ना अपना कोई वर्क, ना उसका अपना कोई तरीका जीने का, रहने का। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। ब्लड से ट्रॉड है, एक ऐसे कैरेक्टर है कि इन्होंने भी अपने जीवन में कुछ गलतियां की थी, चाहे इनका इलिजिटिमेट रिलेशनशिप रहा हो, चाहे जो भी चीजें रही हो, और उनकी उस गलती को केवल मिस्टर राफेल नाम का आदमी जानता है। और मिस्टर राफेल जो है ब्लड स्ट्रॉड को जो है हमेशा ब्लैकमेल करते रहता है, हमेशा ब्लैकमेल करता रहता है। लेकिन संयोग से मिस्टर राफेल की मौत हो जाती है और ब्लड स्ट्रॉड ये सोचते हैं कि अब वो चला गया, अब कोई जानता नहीं मेरे उस गलत काम के बारे में, और मिडिल मार्च के लोगों को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन मिस्टर राफेल मरते मरते किसी और से बात कह के जाता है और मिडिल मार्च के लोगों की बात पता चल जाती है कि ब्लड स्ट्रॉड जो है कुछ गलत काम किए थे, और ब्लड स्ट्रॉड आत्महत्या करने की सोचते हैं। लेकिन बाद में उनको ऐसा लगता है आत्महत्या कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, मुझे मिडिल मार्च को छोड़ देना चाहिए। वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरे नॉवेल को देखेंगे तो उस पूरे नॉवेल में मैं पहले पेज को पलटूंगा और मैंने लिखा था कि 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। डोरोथी, डोरोथी का अपना लाइफ काजाउ बॉन्ड के साथ जो मैंने आपको बताया, एक इसका लाइफ। दूसरा कैरेक्टर डॉक्टर लिजेट, जो उस समय के, जो आप कह सकते हैं कि मेडिसिन के फील्ड में, डॉक्टरी के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में जो चेंजेस है, जो चीजें हैं, उसको लेकर के उस पार्टिकुलर बदलाव को, और एक स्कॉलर है, नॉलेजेबल पर्सन है, और उनकी बात को जो है उस ट्रेडिशनल जो समाज था बहुत सीरियसली नहीं लेता है। एक और कैरेक्टर फ्राइड को लेकर के मैंने बताया, जो फ्राइड जो मेरी से शादी करता है, उसका नेचर मैंने आपको बताया कि फ्राइड किस तरह का है, फ्राइड का अपना लाइफ कैसे उसी समाज में गुजर रही है। दूसरा एक कैरेक्टर मैंने बल्स ट्रॉट को भी लेकर के बात किया। बाकी कुछ और भी कैरेक्टर्स आपके आए, माइनर कैरेक्टर्स, जिनकी स्टोरीज को लेकर के वो किया। थोड़ा सा ये था कि स्टोरीज कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये उस समाज के, उस समय के समाज का आईना है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जहाँ पे मैरिज को लेकर के, जहाँ पे रिलीजन को लेकर के, जहाँ पे तमाम चीजों को लेकर के बातें चलती है, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड यू विल कम टू नो कि उस समय का जो समाज है, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन रिलेशनशिप और सो मेनी इश्यूज एंड चैलेंजेस यू कम टू नो। प्लस जो बदलाव आ रहा है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे रिफॉर्म बिल हो, चाहे किसान की आवाज हो, चाहे उस समय के समाज में औरतों का जो एक्सप्लॉइटेशन रहा हो या उनके जो हक और हुकूक मारे गए हैं, उन सब का ये आईना था। तो आज मैंने आपको मिडिल मार्च बताया और मुझे उम्मीद है कि आप को ये पसंद भी आया होगा। यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक एंड आल्सो write something अगर if you want to say something। और thanks for joining me, thanks for giving your beautiful company। काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए मिडिल मार्च का कि 10 से 15-20 मिनट में। लेकिन इसके लिए मुझे काफी करना पड़ा, एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ा कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। थैंक सर यू एंड आरिफा, क्या थैंक होता यू है फिर ये सुमन, नॉवेल? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स मनीषा। I think now I have to conclude it here. Thanks for joining me. Okay, thank you.